वेलकम टू जीएस विथ मनीष सर। आज 28 अगस्त 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उस करंट अफेयर से जो भी स्टैटिक प्रश्न बनेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी की है? तो रॉयल एनफील्ड ने ये साझेदारी की है। किस लिए की है? तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किया है। ठीक है, अब देखो मैंने कल बताया था यूनेस्को के बारे में कि 2022 में गरबा को और 2021 में दुर्गा पूजा को अमूर्त संस्कृत विरासत स्थल में शामिल किया गया। कब? तो 2022 में गरबा जो गुजरात का लोक नृत्य है और 2021 में दुर्गा पूजा को कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को अमूर्त संस्कृत विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को और इसके हेड है अभी आंद्रे अजेलो। यूनेस्को में भारत के 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितने हैं? तो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और 40वां स्थान जो है आपका वो गुजरात का धौलावीरा है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में है। कहाँ पे है? तो पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। पेरिस कहाँ है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे है पेरिस और फ्रांस में है पेरिस। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है एंजेला मार्केल ने। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 को। ये भी मैंने जस्ट बताया ना। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है। ठीक है, अब देखो आगे अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दक्षिण दिल्ली में आनंदपाल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो आनंदपाल द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो आनंदपाल द्वितीय थे तोमर राजवंश के शासक थे। अब तोमर राजवंश की स्थापना अनंगपाल तोमर के द्वारा किया गया था। दिल्ली की स्थापना जो की गई थी वो अनंगपाल तोमर के द्वारा ही दिल्ली शहर की स्थापना की गई थी। और यह जो तोमर वंश था आपका वह विष्णु धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? तो विष्णु धर्म का अनुयायी था। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण किस शहर में हुआ है? तो चौथा संस्करण जो हुआ है वो बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। अब देखो बेंगलुरु के बारे में मैं कई बार बताया हूं कि बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? बेंगलुरु में आपका इसरो का मुख्यालय है। अब देखो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और ईएसआरओ वाले का मुख्यालय कहाँ पे? किसका मुख्यालय? तो ईएसआरओ का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। अच्छा, पेरिस में और किसका मुख्यालय है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय भी पेरिस में है। ठीक है, अब देखो आगे अब बात करते हैं कि भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन बेंगलोर में हुआ। तो बेंगलोर जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलोर किसकी राजधानी है? बेंगलोर। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत, मुख्यमंत्री है वसुराज बोम्बई और कर्नाटक में राज्यसभा सीट 12 है, लोकसभा सीट 28 है। अच्छा, कर्नाटक में राज्यसभा सीट 12 है, लोकसभा 28 है। तो इस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। तो 80 में किया गया राज्यसभा का वर्णन। इस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो 81 में किया गया है लोकसभा का वर्णन। संसद का गठन किसमें किया गया है? तो 79 में किया गया संसद का गठन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो आगे, अब देखो मट्टूर गांव भारत का इकलौता गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है और कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक को मिला। अच्छा, ई पंचायत पुरस्कार 2022 मिला कर्नाटक को। 2021 किसको मिला? तो 21 मिला यूपी को। किसको मिला? 2021 का जो मिला आपका वो यूपी को मिला। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है, दूसरा मध्य प्रदेश है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है और कहाँ पे है? कर्नाटक में। किस नाथ सागर बांध कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक रत्न 2022 से पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य है यक्षगान। क्या है? यक्षगान। महिला @वर्क कार्यक्रम कर्नाटक ने शुरू किया। भारत का पहला तितली उद्यान बनरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य के साथ समझौता किया है, जो मैंने कल बताया था।
और भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण कहाँ हो रहा है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हो रही है, जहाँ पे इसरो का मुख्यालय है। अब अगला प्रश्न है कि ग्राम रक्षा गार्ड यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर, तो देखो जम्मू कश्मीर में डल डांचीग्राम अभ्यारण्य जो आपका है वो जम्मू कश्मीर में है। इस बार राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। बुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है और जम्मू कश्मीर में है। पालकदुल जल विद्युत परियोजना ये मारूसुदर नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील और शेषनाग झील तथा अनंतनाग झील और नागिन झील ये सब कहाँ पे है? तो ये सब जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी झील है? तो बुलर झील है। कौन सी झील है? बुलर झील। अच्छा, मीठे पानी की बुलर झील है, तो खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा में है। ठीक है, देखो काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब देखो श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लस अभियान शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया था। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो केवी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो केवी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अब देखो अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारत में पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ स्थापित होने वाला है? ठीक है, तो 3D मुद्रित डाकघर स्थापित होने वाला है कहाँ पे? तो ये होने वाला है बेंगलुरु में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में बनेगा। और मैंने जस्ट बताया था कि बेंगलुरु में और क्या हुआ था, तो वायु प्रदूषण वाला जो हुआ था सम्मेलन, वो चौथा संस्करण जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 12। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 80 में है। और लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 81 में है। तो कर्नाटक में राज्यसभा सीट कितना है? 12 है और लोकसभा कितना है? 28 है। ठीक है, देखो मट्टूर गांव भारत का एकलौता संस्कृत बोलने वाला गांव बना है जो कहाँ पे है? कर्नाटक में। अच्छा, मैंने राज्यसभा बता दिया कि राज्यसभा का वर्णन 80 में है और लोकसभा का 81 में है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि संसद का गठन जो किया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? संसद का गठन। ठीक है, अब देखो अगला, तो मैंने बताया ई पंचायत पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? कर्नाटक को दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक बना। कर्नाटक में एक बांध है जिसका नाम क्या है? अलमाटी बांध। क्या नाम है? अलमाटी बांध। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है कृष्णराज सागर बांध। इस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कर्नाटक रत्न 2022 किसे दिया गया? तो पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत दिया गया। यक्षगान यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। महिला @वर्ग कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू हुआ। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का पहला तितली उद्यान है और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। और भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण कहाँ हो रहा है? तो बेंगलुरु में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बेंगलुरु में। अब अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बने हैं जस्टिस उदय उमेश ललित। कौन बने हैं? तो जस्टिस उदय ललित बने हैं भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो NV रमना थे। कौन थे? NV रमना। और इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 को खत्म हुआ। और नए कौन बने? तो नए बने जस्टिस उदय उमेश ललित बने। ठीक है, अब देखो आगे संविधान। अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। तो संविधान के किस भाग में बताया गया इसके बारे में? तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 जो आपका, इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं उसके गठन संबंधित प्रावधान जो है आपके, वो किस अनुच्छेद में है? तो 124 में है। अब देखो आगे कि अनुच्छेद 126 में क्या है? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। अनुच्छेद 129 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। देखो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं वर्तमान में। ठीक है, और इस न्यायाधीशों की संख्या में घटाने या बढ़ाने का अधिकार जो आपका है वो किसके पास है? संसद के पास है। बढ़ाने का अधिकार होने बोला है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण जो करता है वो कौन करता है? संसद करता है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। कितनी वर्ष है? तो 65 वर्ष। ठीक है। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो हीरालाल जकानिया जो थे आपके, वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। ठीक है। अब मैंने कल आपसे पूछा था कि समर बद्रू बनर्जी का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से है? समर बद्रू बनर्जी का संबंध जो है आपका, वो किससे है? तो वो है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। अब देखो फुटबॉल, तो फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। भारत का पहला फुटबॉल क्लब था डलहौजी फुटबॉल क्लब। ठीक है। कहाँ बना था? ये कलकत्ता में बना था। अब विश्व के लिए जो फुटबॉल को कंट्रोल करती है उसका नाम है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख में, और ज्यूरिख कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। फीफा की स्थापना हुई 1904 में। कब हुई? 1904 में। अच्छा, अभी मैंने जस्ट बताया था यूनेस्को की स्थापना कब हुई। तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई। ठीक है। देखो, अब इसकी स्थापना, फीफा की स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिख में है। फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो फीफा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। ये देखो, प्रमुख शब्दावली जो फुटबॉल में आपका है, फुटबैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, पेनल्टी किक, फ्री किक, ट्राई ब्रेकर और हैंडबॉल थ्रोइंग, ये सब शब्द का प्रयोग किया जाता है फुटबॉल में। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 2022 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो कतर में आयोजित हुआ। कहाँ होगा? कतर में। 2024 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा और मैक्सिको, तीनों में संयुक्त रूप से होगा। ठीक है। अच्छा, 2018 का वर्ल्ड कप जो हुआ आपका, ये कहाँ हुआ? तो ये रूस में हुआ। कहाँ हुआ? रूस में हुआ, और फ्रांस और क्रोएशिया के बीच हुआ। देखो, फुटबॉल में डुरंड कप, बीसीएम ट्रॉफी, रोवर्स कप, बीसी राइट ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, मडेगा कप, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सब दिया जाता है फुटबॉल में। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15। बेसबॉल और खो खो में कितने होते हैं? 9। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? 8। वाटर पोलो और कबड्डी में कितने होते हैं? 7। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। पोलो में कितने होते हैं खिलाड़ी संख्या? तो 4। कितने होते हैं? 4। तो अब आगे आज का प्रश्न है आपको, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो प्रश्न आपका है कि हाल ही में डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन बने हैं। ठीक है। और डीआरडीओ के बारे में जितना भी जानते हो सारे टाइप करो, इससे क्या होगा? आपको याद होगा, रिमेंबर होगा। ठीक है। किसी भी चीज को इग्नोर मत करो, उसके लिए मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। तब मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। ठीक है। अगर आप 99 क्वेश्चन बना रहे हो, अगर आपसे एक क्वेश्चन छूट रहा है तो आप कट ऑफ पास नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो बनाएगा वही पास करेगा कट ऑफ। इसलिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आपको बताना है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है। और डीआरडीओ के बारे में आप जितना भी जानते हो सारी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।